मैं चंद्रशेखर मलिक उर्फ बंटी। आप लोगों के लिए मैं एक बार कुछ दिन पहले टेंस का वीडियो बनाया था। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने से ज़्यादा वो समझना चाहते हैं, लेकिन कारण ये होता है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ये पढ़ नहीं पाते। और अभी के टाइम में इतना फीस का डिमांड हो जाता है जिसके कारण लोग पढ़ नहीं पाते बच्चे। सो उन जैसे बच्चों के लिए मैं आज टेंस का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, कुछ दिन पहले आप मेरे अगर इंस्टाग्राम आईडी चंद्राश मलिक पे जाएंगे तो मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टेंस को समझाया था कि टेंस का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता है। टेंस का मतलब होता है द एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क एंड टाइम, जहाँ पर समय और कार्य दोनों एक साथ काम करें। उसके बाद हमने टाइम को तीन तरह से बांटा, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। उसके बाद हमने वर्क को यहाँ पर चार तरीके से बांट दिया। ये चार तरीके क्या है? प्रेजेंट टेंस का चार तरह का वर्क है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मेरा ये एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क एंड टाइम समझ में आ जाएगा। वो कैसे? अभी देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट यानी क्या होता है? समय। इसमें इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट को हमने क्या करा है? वर्क में बांटा है ना? समझ गए? इसके बाद यदि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम डेफिनेशन बनाते हैं तो वो कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं जहां पर समय वर्तमान का होगा और कार्य क्या होगा? इंडेफिनिट। इस इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, यानी कि ऐसा कार्य जो अनिश्चित काल से चलता आ रहा है जिसका हमको पता ही नहीं। ठीक है। उसी तरह से हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट है ये एक समय को दर्शाता है, कंटिन्यूअस है ये एक वर्क को दर्शाता है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जहां पर समय वर्तमान का होगा और कार्य लगातार प्रोसेस में चल रहा होगा उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहा जाता है कि जहां पर समय तो वर्तमान का होगा लेकिन कार्य बिल्कुल सटीक यानी कि एकदम परफेक्ट होगा। एज मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है बॉलीवुड के मिस्टर आमिर खान को, तो उसी हिसाब से। ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसको थोड़ा सा हम अगर अपने भाषा में समझे, देखो किताब की भाषा को हम पढ़े क्योंकि होता क्या है ना, किताब की भाषाओं को हमको पढ़ना पड़ता है वो नॉलेज के लिए, लेकिन उस किताब के वर्ड्स को यदि हम अपने भाषा में कन्वर्ट करके सेंटेंस बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है टीचर्स पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इसको हम कुछ इस तरह से अपने भाषा में बना सकते हैं कि समय तो प्रेजेंट यानी वर्तमान का होगा लेकिन उसमें ऐसा लगातार भाव से काम हो रहा होगा जो बिल्कुल सटीक हो रहा होगा, जिसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी। अब अगर हम लोग इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन अगर हम बनाते हैं अपनी भाषा में तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि where the time is present and the work is indefinite, that is called present indefinite tense, and where the time is present and the work is continuous, it is called present continuous tense, and where the time is present and the work is perfect, then it is called present perfect tense. When the time is present and the work is perfectly continuously perfect, where the time is present and the work is continuously perfect, then it is called present perfect continuous tense. ये है इसका अपनी भाषा में परिभाषा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो सब टाइप्स हैं उनको हम किस तरह से याद करेंगे। सिंपली माइंड पे किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आप डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन में आप कुछ भी हड़बड़ी कर बैठते हैं और
हड़बड़ी परसेंट है। हड़बड़ी करने में गड़बड़ी हो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके जो टाइप्स है वो हम किस तरह से देखते हैं। आइए पहला टाइप्स में देखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, नाउ द फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसका एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, सहायक क्रिया। इसका हेल्पिंग वर्ब है जो हमने पहले आपको बता चुका है मैंने, वो है डू या फिर डस। ओके, ये है इसका हेल्पिंग वर्ब। इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और एक होता है WH फैमिली जिसको कहते हैं, लेकिन सटीक समझने वाली भाषा में उसको हम ऐसे कह सकते हैं, दैट इज डबल इंट्रोगेटिव। आइए दोस्तों, मेरे भाई जितने हैं, अब हम इसका सब टाइप्स को पढ़ते हैं, दैट इज द रूल्स ऑफ अफर्मेटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव? If someone asks you what is the meaning of affirmative, that is simply it can be said as positive, where the word shows the positiveness. Okay, जहां पर हाँ में बात किया जाता है, ठीक, और इसको इसका मतलब हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ओके, बट हमको इसको पहचानना पड़ता है। आइए कैसे, इसको बनाने का कुछ तो तरीका होगा, सिंपल सी बात है, अगर हम पढ़ रहे हैं कुछ तो तरीका होगा। तो इसको बनाने का ये फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमको लेना पड़ता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद हमको लेना पड़ता है एस या ईएस, उसके बाद आ जाती है हमारी ऑब्जेक्ट। आइए इसको सिंपली समझते हैं। अभी आपके दिमाग में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर डू या डज क्यों नहीं दिया। वो डू या डज इसलिए नहीं दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव रूल में कभी भी हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है। ध्यान में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में उसका हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आता है, ठीक है। आइए तो अब हम एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं हिंदी का। मैं स्कूल, मेरा हिंदी काफी वीक है तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना। मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे टीचर्स जो ये बताएंगे कि जाता ता ते ती तो एक भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। ता ते ती तो को अगर हम इंग्लिश में इवेल्युएट करेंगे, अक्यूमुलेट करेंगे, उसका संशोधन करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ता ते ती तो एक फॉर्मेशन बन के आता है, द यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज पश्चिम पूरब से उगता है ना, सॉरी पश्चिम बोल रहा हूं मैं, सूरज पूरब से उगता है, तो इसमें ता लग रहा है ना, तो इसीलिए हमको ता है, ती है, तो है, ते है से पता चलता है। ऑलराइट, चलिए अब मैं एक और लिखता हूं, मैं की जगह में लिखता हूं रोहन स्कूल जाता है। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर मैंने दो तरह के वाक्यों को बनाया है। अब दो तरह के वाक्यों को बनाने का मेरा कारण यह है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एस या ईएस क्यों लगता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एस या ईएस इसलिए लगता है क्योंकि जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमको ये एस या ईएस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। आइए, मैं स्कूल जाता हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो पहला सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। ऑलराइट, उसके बाद स्कूल के पहले देखो हमको फॉर्म लगाना है, फॉर्मूला का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो जाता हूं का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, आई गो। अब हम प्रीपोजिशन में आते हैं। प्रीपोजिशन में हमने ये पढ़ा था, जो हमारा टू इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो टू हम वहां पर लगाते हैं जब हमको दिशा का पता होता है, ठीक है। तो मैं स्कूल जाता हूं, यानी कि मैं को पता है कि उसको स्कूल जाना है। ऑलराइट, सो हमको यहाँ पर लगाना है आई गो टू
स्कूल। क्लियर? ओके, यहाँ पर देखो हमने एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारा आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ओके, ये थर्ड पर्सन नहीं है। ऑलराइट, अब इसलिए मैं यहाँ पर रोहन स्कूल जाता है लिख रहा हूँ। तो रोहन स्कूल जाता है में रोहन है यानी कि थर्ड पर्सन। हम किसी के बारे में जब बात करते हैं तो वो बन जाता है थर्ड पर्सन। तो इसलिए अब हम आई की जगह रोहन का नाम लिखते हैं तो रोहन बन जाता है थर्ड पर्सन, यानी कि रोहन स्कूल जाता है में जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस या एस लगेगा। तो जब हमारा क्रिया यानी कि गो, इसका जब हमको प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो हमको गोस का लगाना होगा। तो गोस का स्पेलिंग होता है GOES और एज इट इज बन जाएगा गोज टू स्कूल। समझ में आया? यही था, और तो कुछ था ही नहीं दोस्त। माथा में किसी भी तरह का हेडेक लेना नहीं है। कौन सा हमको ग्रेनाइट फोड़ना है माथा में इसको याद करने के लिए? कुछ भी तो है नहीं। करना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। उसके बाद इसका अफर्मेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखो आपको कोई बोलेगा V5 लगा दो, V4 लगा दो, आपको वो सब नहीं जानना है। एज इट इज जितना सिंप्लिसिटी में सीखोगे उतना हार्डेस्ट थिंग्स को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो ये है हमारा अफर्मेटिव रूल। ओके, अब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल का मतलब ही होता है क्या? नेगेटिव का मतलब ही हम समझते हैं जहां पर ना में बात की जाती है, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें ना में ऐसे वाक्य हैं जिसमें हमको ना में बात करना पड़ता है। ऐसे वाक्य हैं जहां पर हमको ना में बात करना पड़ता है। अब नेगेटिव रूल का क्या है फॉर्मूला? हर एक का फॉर्मूला है। अब देखो नेगेटिव, सॉरी बीच में इंटरप्शन हो गया था क्योंकि मेरे पापा का फोन आ गया था। तो अभी मैं आपको नेगेटिव रूल का फॉर्मूला बताता हूँ। नेगेटिव रूल भी एज इट इज सिंपल है, लेकिन अब क्या करना है कि हमको नेगेटिव रूल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। इसमें मैं आपको बहुत ही आसानी से नेगेटिव सेंस को कैसे पकड़ेंगे वो मैं बता दूंगा। डू या डज के साथ नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये देखो ये नेगेटिव का फॉर्मूला है, नेगेटिव रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव जितने भी वो क्या कहते हैं वो वाक्य सेंटेंस वो जितने भी होते हैं उनका थर्ड पार्ट में नॉट का होना अनिवार्य है। मैं इंट्रोगेटिव की नहीं कर रहा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की नहीं कर रहा, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। जहां पर नेगेटिव सेंटेंस होगा आपको पकड़ना है कि वहां पर यदि नॉट का इस्तेमाल थर्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस में होता है, आप समझ जाना कि ये नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सही है। इससे आपका एक एरर डिटेक्शन का भी काम हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं। पहले वाले अफर्मेटिव में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या पढ़े थे पहले? मैं स्कूल जाता हूँ, उसको ही हम लोग नहीं में बदल देते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ओके, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। देखो यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल थर्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस में हुआ है ना, तो अब हमको उसी तरह से इसका इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। वाई वी राइट MB1? मैं आपको एक क्लियरेंस दे देता हूँ जो आपको जानना जरूरी है। हम जब वाक्य बनाते हैं ना तो सिर्फ V1, V2, V3, V4 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है।
वर्ब का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल और भी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है। ऑलराइट, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई के साथ डस कभी नहीं लगता है, आई के साथ हमेशा लगता है डू। वेरी गुड, डू लगता है। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। अब बताइए यहाँ पर गो लगेगा या गोस लगेगा? गो लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन और करवा दूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये आता है कि सर ये डू नॉट की जगह हम डोंट का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये डोंट एक एपोस्ट्रोफिकल वर्ड है जो कि डू और नॉट से कंबाइन होता है, और हमारा फॉर्मूला डू या डज लगाने का है, डोंट या डजंट लगाने का नहीं है। ये एक एडवांस वर्जन है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए, बहुत ही आसानी से हम लोग सीख चुके। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और मैंने कहा था ना कि नॉट हमेशा सेंटेंस के थर्ड पोर्शन में आता है। ये देखिए, एक, टू और ये रहा तीन, एक, टू और ये रहा तीन, और थर्ड पोर्शन में आ गया हमारा नॉट। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसी तरह से रोहन को भी स्कूल मत जाने दीजिए। स्कूल जानी अच्छी बात है, लेकिन अब हम सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं तो हमको नेगेटिव वर्ड्स बदलने होंगे। तो मैं की जगह अगर मैं ये लिख दूं कि रोहन स्कूल नहीं जाता है। नाउ रोहन स्कूल नहीं जाता है, रोहन फर्स्ट पर्सन है क्या? नहीं है। वेरी गुड, आप लोगों को अच्छे से मालूम हो गया। रोहन जब हमारा फर्स्ट पर्सन ही नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमको क्या लगाना है बताइए? कोई बता सकते हैं क्या? डू लगेगा या डज लगेगा? वेरी गुड, एकदम दिमाग में ठीक बात कर रहे हैं आप लोग। रोहन डज नॉट। अब देखो क्या लगाएंगे? गो लगेगा? गो। हाँ? गो। गो लगेगा या गोस लगेगा? गो लगेगा। हाँ? क्योंकि यस का प्रयोग हो चुका है। हो चुका है, यस का प्रयोग देखो हो चुका है। तो रोहन डज नॉट गो टू स्कूल। वेरी गुड, ये हो गया हमारा खैबी लेम के भाषा में अगर कहें तो ये रहा हमारा नेगेटिव रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डबल इंट्रोगेटिव। देखिए मेरा वीडियो मेरा भांजा बना रहा है, अगर किसी तरह का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। बाद में वीडियो पे मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कहीं मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हैं, बस गाली वाली मत देना दोस्तों, ठीक? अच्छा, अब आते हैं हमारे इंटरोगेटिव रूल पे। हमारा इंट्रोगेटिव से हमको पहले ही पता चल जाता है कि ये एक प्रश्नवाचक है ना? अच्छा, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो रूल होगा। प्रश्नवाचक क्या है? देखिए, इसमें हमको क्या करना पड़ता है? डू या डज को पहले लाना पड़ता है, यानी कि पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा? डू या डज के साथ क्या आएगा? बोलो। सब्जेक्ट। डू या डज के साथ आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप अपने से एक क्वेश्चन बना लीजिए ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, लेकिन एज इट इज वी नो दैट इंट्रोगेटिव इटसेल्फ इज अ questionable sentence, that's why we don't put question mark over here. So if you want to talk fluently English like me, then you just need to do one thing, कि आपको अंग्रेजी को समझना है। ऐसा कोई टीचर नहीं है दुनिया में जो अंग्रेजी आपको सिखा देगा। ये भूल भ्रांति है, बहुत भूल भ्रांति है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि आइए 6 महीनों में इंग्लिश सीख के जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मैं आपको ग्रामर के पोर्शंस का कुछ हिस्सा आपको दिखा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा सब कुछ। आइए अब इसको बनाते हैं।
डू या डस इंटरोगेटिव रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव रूल है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो हमको देना ही पड़ेगा, है ना। ओके, डू या डस से एक वाक्य बनाइए हिंदी में। क्या तुम मुझे जानते हो? चलो ये बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसको पहचानने का एक आसान तरीका। देखो भाई, मैं पहले बोला था मेरा हिंदी बहुत वीक है, ओके, और अगर कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज मेरे को रेक्टिफाई कर देना, लेकिन गलती से भी गाली मत दो, ओके। सॉरी। चलो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? देखा, मैं बोला ना मेरे को मिस्टेक हो जाता है। देखो, क्वेश्चन मार्क। ओके, हाँ, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं और आप मेरे को रेक्टिफाई कर रहे हो, वेरी गुड। चलो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यानी कि यहाँ पर जवाब हाँ में या ना में होगा ना, तो ऐसे वाक्य जिनका जवाब हाँ या ना में इटसेल्फ होगा वो अपने आप इंट्रोगेटिव है, राइट। चलो, तो इसका हम क्या लिखेंगे? डू यू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों लिखा पता है? क्योंकि मैं खुद क्रिकेट प्लेयर हूँ भाई, मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। तो ये रहा इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, जो कि बहुत ही भारी भरकम है, ठीक, इतना भारी भरकम है, वो है डबल इंट्रोगेटिव रूल। डबल इंट्रोगेटिव रूल क्या कहता है? अरे बहुत है, अरे बाप रे बाप, इतना लिखना पड़ता है ना, क्या बोले, इतना ना लिखना पड़ता है उसमें डबल इंट्रोगेटिव का रूल में कि आपका माथा जाएगा चकरा। कैसे माथा जाएगा चकरा? ये देखो, ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है उसके पहले में WH फैमिली लगा दीजिए और वो अपने आप बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव रूल। अब देखिए, मैंने कहा था कि इंट्रोगेटिव रूल में क्वेश्चन का आंसर जो होगा यस या नो में होगा। हमने क्या लिखा था? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो उसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना, दोनों में से एक होगा, ओके। अब मैं अगर पूछूं तुम क्या खेलते हो, तो बोलोगे हाँ खेलता हूं या ना खेलता हूं, ऐसा तो होगा नहीं। चलिए, यहाँ पर होगा, हम बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव का, तुम क्या खेलते, यदि अपनी मैथिली भाषा में कहूँ तो अहाँ कथी खेले छिए, ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, तुम क्या खेलते हो, यानी कि WH फैमिली हमको पहले लगाना है, व्हाट डू यू प्ले। अब इसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है क्या? नहीं ना। सो where the answer will be in yes or no term, it will be interrogative, and where the answer will not be in yes or no term, it will be double interrogative। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही हंसते खेलते हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को, नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव को और डबल इंट्रोगेटिव को समझ लिया। मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि जहां पर समय वर्तमान काल का है लेकिन कार्य अनिश्चित काल तक चल रहा है, चलेगा कब से पता नहीं, है ना। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डस। वेरी गुड। इसके 4 सब टाइप्स होते हैं। वो सब टाइप्स क्या क्या है? पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है जहां पर हाँ में बात हो रहा है। अफर्मेटिव को अगर इसका रूल हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस क्यों? जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमको वहां पर एस या ईएस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, एज पर द डिमांड ऑफ द स्पेलिंग, एज वी ऑल नो वेरी वेल। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब नेगेटिव का मतलब होता है कि नकारात्मक वाक्य, ठीक, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जहां पर नहीं में बात हो रहा होगा, ठीक। तो नहीं का
नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल ये कहता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट, अब इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा आइए, इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल क्या कहता है? इंट्रोगेटिव का रूल ये कहता है कि यहाँ पर हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा, तुम क्या खेलते हो, है ना? ये डबल इंट्रोगेटिव का है, क्या तुम खेलते हो, ऐसा मैं पूछूंगा इंट्रोगेटिव का, तो उसका जवाब हाँ या ना में होगा, दैट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल ये कहता है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आइए डबल इंट्रोगेटिव में। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि इसमें हाँ या ना में जवाब हो ही नहीं सकता, ठीक है? डबल इंट्रोगेटिव का रूल ये कहता है WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? आइए, आपका यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है। अब मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं तो प्लीज़ इसमें आप कमेंट जरूर करना कि प्लीज़ शेयर करिए। मैं एक बात बता दूं, ये वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं उन बच्चों को पढ़ने को, इस वीडियो के थ्रू उन बच्चों को मदद कर सकूं जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम भी बचपन में बहुत गरीबी झेल कर पढ़े हैं, इसलिए आज आपको पढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी और क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन। ये बात आप अपने ध्यान में रखें। और यदि किसी को किसी तरह का क्वेश्चन है या डाउट्स है तो वो मुझको कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो देख ही नहीं रहा, मेरा भांजा वीडियो बना रहा है। कौन क्या कमेंट्स कर रहे नहीं कर रहे मेरे को नहीं पता। जितने भी वेव कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से हाय। पिछले वीडियो में नहीं कर पाया क्योंकि आप पता है मेरा भांजा बना रहा था, मेरे को पता नहीं चला। सो हमारा ये टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4 सब टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का रूल हो गया खल्लास। थैंक यू सबको, मेहनत से पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा। सबको गुड नाइट, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ईमान को सच्चा रखोगे। दुनिया क्या कहती है उसे हमें नहीं देखना, हमें बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें अपने एम पर फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो और जल्दी से जल्दी बनाऊं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझको बोलिए। मैं फिर से अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो आप लोग के सामने रखूँगा। थैंक यू, बाय बाय।